एंड आई हैव बिलीव कि क्लाइंट्स को नेगेटिव रिटर्न से अभी ऑफ लेटली फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड इट्स अ बिजनेस साइकिल. आज अप है कल डाउन होगा एंड नोबडी इज अवेयर. मेरे को सलमान खान की मूवी का आता है वो किक नहीं मिल रही है यार. तो वो कुछ तो नया चाहिए. सो द ईवी एरा स्टार्टेड इन 1832. उसके बाद पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रूड ऑयल. So, welcome to Finto's Wealth Outlook with Karan and Anish. So sir, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन जो हर एक के दिमाग में है, मार्केट्स बीइंग एट ऑल टाइम हाई, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सो करण, इसमें कैसा है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया एज वेल एज ग्लोबल मार्केट्स, आई फील कि yes, it is at an all time high, but of lately if we see since a fortnight or so, we have seen some bit of corrections into the Indian market. Although जो corrections होने चाहिए उतने नहीं हुए हैं, बट एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू पार्टिसिपेट विथ वट एवर यू हैव इन्वेस्टेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ग्लोबल लेवल पे बात करें, आई फील कि देर वुड बी सम मेजर करेक्शंस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड अनसर्टनिटी. इंडिया, वी आर गेटिंग सम बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटी, but I do feel कि after Diwali, especially in the Indian markets and after US elections, that is around mid of November, we will have a clear picture कि ग्लोबल लेवल पे कितना इन्वेस्ट करना है. चाइना अगर बात करें तो चाइना आपने ऑलरेडी देखा था एक शॉर्ट, बिकॉज ऑफ द स्टिम्युलस 2 वीक पहले जो आया था, वी डिड सी अ रैली, बट अगेन दैट वाज अ शॉर्ट बबल, वी ऑल हैव सीन. सो जिनके पास अभी फिलहाल कैश अवेलेबल नहीं है, शुड दे सेल ऑफ देयर करंट होल्डिंग्स एंड सिट ऑन कैश, या इन्वेस्टेड रहना चाहिए मार्केट? Making good amount of profits, if your portfolio has already seen an upside of around 45-50% in last 6 months or so, I would say, sir, this is the best time to book profits. Sit on cash. So as of for now, how do you see Indian market positioned against the global market currently? Like many people are saying कि market काफ़ी insulated है from other global factors as such, and it is still very much liquidity driven. So how do you see that? That's a nice question जो ऑफ लेटली मुझे मेरे इन्वेस्टर्स के साथ भी ये डिस्कशन करने को मिल रहा है. सो करण, इसके अंदर आई हैव अ बायस आंसर टू इट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द वैल्यू प्रपोजिशन, ऑफ कोर्स इंडिया बीइंग एन एमर्जिंग इकोनॉमी, एंड जो ऑफ लेटली हम लोग ने 2 साल से एक रैली देखी है, विच इज़ नॉट जस्ट अ अपसाइड और अ बुलिश रैली, बट इट इज़ ड्रिवन बाय फंडामेंटल्स. जो वैल्यू प्ले हम देख रहे हैं इंडिया में, सो वो एक अच्छी खासी हो रही है. आई वुड से इफ आई हैव टू कंपेयर एमर्जिंग मार्केट्स इन इंडिया, इंडिया इज इन अ गुड पोजिशन to stay invested when we are talking about the holistic play under emerging markets. I feel जो US big tech companies है, अपने एशिया मार्केट में सेमीकंडक्टर्स ड्रिवन बिजनेसेस है, एंड वी कैनॉट फॉरगेट द EV स्पेस एट अ ग्लोबल लेवल. सो ऑफकोर्स इंडिया में देर आर कंपनीज हु आर डूइंग फाइन इन द EV स्पेस, बट जो हम लोग को वैल्यू एंड ग्रोथ मिल रहा है इन EV स्पेस एट अ ग्लोबल लेवल, वो अभी तक इंडिया ने नहीं देखा है. सो बी इट इन दी EV मैन्युफैक्चरिंग और बी इट इन दी EV ऑटोमोबाइल स्पेस, वहाँ पे जो थीम्स है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, आई एम अ बुलिश ऑन दोज थिंग्स, दोज सेक्टर्स, आई वुड रादर से दोज सेक्टर्स एट अ ग्लोबल लेवल, जहाँ पे डेवलप्ड इकोनॉमीज अच्छी कर रही है. एंड एमर्जिंग मार्केट्स में जो चाइना है, चाइना इज डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. Although I will not get into the space where most of the developed economies are going on a trade war with China, but of course China is such an economy वो way out निकाल देगा. So from a Finto's investment philosophy, I would say जो themes आपको इंडिया में लग रही है, जो value हमको इंडिया में लग रहे हैं, let's put around 60% value in India and balance I would say around 30% and some bit around 10 to 15% exposure आप ले लीजिए into the emerging markets. So this would be a proper value proposition for a Finto's investor standpoint. So in global outlook, which markets are you more positive about currently? So of course China market is something that I am bullish in the years to come. Of course this year I don't see major rally. From this point of time, I feel China market around 10 to 12% we can see an upside. But of course, after we have a clarity in terms of US presidential elections, I feel we should have a considerable stake in the US market. Obviously, because वहाँ का banking sector is going to perform well and the big techs.
Big techs is something that we cannot just happen to miss it. And in terms of Australian market, I would rather give my bet on the mining space, because mining of lately, it has not been performed. The commodity space, it has not been performed. So these are the three jurisdictions which I feel it should be performing well for the year to come. I guess BlackRock and many other giants are taking a different move altogether. So what's your outlook there? In terms of India's story, yes, I am bullish. When it comes to infrastructure in India, I do feel it's a sizable upside. In terms of other developing markets, I don't feel there is much juice left. Although emerging market centric जो funds है who are taking exposure into the infrastructures and real estate, of course barring what happened to the China real estate, that's a different story for another day. But yeah, in terms of India infrastructure, I am bullish, at least from 5 years from now. In that scenario, how do you see real estate as an asset class compared to equity? I do feel that a young millennial, if he has made good amount of investments into the equity space, he should think of investing into real estate. But when I talk about real estate, I'm not talking about owning a full-fledged house or a office for rental incomes or so. In India, there is new concept that has been coming up since last year or so in the limelight, that is fractionalized real estates. Fractionalized real estates is something we are currently investing to our investors at this point of time for two reasons. From an asset allocation standpoint, from a millennial investor, 20-25 lakh ka investments is relatively comfortable. He doesn't have to take a loan, considering he has a net worth of around 5-6 crores or so. At the same time, जो एक liquidity risk होती है real estates में, वो आपकी अटक जाती है. And then जो commercial rental yields आपको आ रही है, वो आपको यहाँ पे any which ways you are seeing an upside. So if a client is looking to invest into fractionalized real estate, we are always recommending that. Okay, so if at all we are going more towards the safety net kind of a scenario, then would you be also considering gold even at this price point? When we are talking about having a physical gold, of course gold has been rallied. यहाँ से I would not say कि at this point of time आप investments करिए. Let US election settle down. Let's see some clarity कहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं. I guess many people are also preferring to invest into sovereign gold bonds. Correct. As such, Sovereign specifically gold, because yes. we are getting a good coupon. Absolutely. As well as I think so there is a good amount of tax efficiency as well Absolutely. over there. So that many people are now preferring it. We should consider sovereign gold bond investments rather than going into a physical gold. In terms of global gold play, we have been recommending investing into gold miners who are having mines and doing the production of it. So again, that has seen a good rally upside. 45-50% is the equity upside we have seen. But for an Indian investor, sovereign gold bond is something investors should be investing at this point of time. A lot of clients have is that how do we take exposure into global markets? Because right now a lot of platforms are available, like not to name much, but yes, there are a lot of platforms available which are giving you an exposure into US stocks or certain global markets, but people are going towards that just for an extra alpha for that matter, but are not very well aware about how much exposure should they take, or for that matter that is it even right for their portfolio, is it a good fitment in their overall strategies. I think so that's where a gap is, where there are very less wealth advisors or managers available to guide clients regarding that. So what do you suggest over there? So again, I take the pride in saying this कि हम लोग ने जो Finto Globalize करके जो platform बनाया है, it is not a DIY platform. The experience has been to a different level because हम लोग यहाँ पे transparency दे रहे हैं, and अपना USP जो है कि हम advisory driven clients को investments कराते हैं at a global level. So this is the differentiating factor, and this is the new thing that we are trying to bring into the India market. Of lately, of course, for more than 2 decades or so, India is a market wherein advisory as a service pitch करना बहुत difficult है, because India में हर नुक्कड़ पे, हर चाय के ठेले में you will find an advisor. But क्या वो advice is he authorized to do it? Answer to that is no. Same goes with the global platforms available in India. उन लोग खाली distribution कर रहे हैं.
वहाँ पे ह्यूमन टच कुछ नहीं होता है. एंड आई फील ऑल्दो वी आर इन अ एज ऑफ टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेसेस और अ कंसेप्ट ऑफ फिनटेक कमिंग इन टू इंडिया, बट सर आई पर्सनली फील वेल्थ जो है ना, प्राइवेट वेल्थ ऑफरिंग, यू नीड टू हैव अ ह्यूमन टच. I guess that should also be considered as a disclaimer for all our clients कि just for sake of taking exposure they shouldn't just keep on investing in global markets, क्योंकि there should be a good mix between the domestic equities, international equities. हाँ, काफ़ी सारे लोग हैं जो ETF के थ्रू एक्सपोजर लेना चाहते हैं, या काफ़ी सारे हैं जो Fund of fund के through में जा रहे हैं. फंड ऑफ फंड्स में जा रहे हैं, या अभी काफ़ी सारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स ने भी एक्सपोजर लेना शुरू कर दिया है, Yes. लार्ज कैप्स. सो आई थिंक सो दोज आर स्टिल considered at a client level, but a client should take a professional advice before entering into global markets. Absolutely. So that actually has been going on for a good amount of time now, that just because US markets are doing good, and many, obviously it is very right in terms of having a lesser correlation with domestic markets, but I believe that right now the way things are going, and I think so war scenario trying to take upliftment in terms of criticality, I think so काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है on overall markets. We saw a recent correction in our markets as well. I believe वहाँ पे थोड़ा सा अगर strategically जाएंगे, considering your goals and what is it that you actually want to derive out of it, that would be more of a learned decision rather than going randomly. Now, as auto sector is doing pretty well, and I think so EV sector is also picking up to a good extent. So what's your view on that? The first EV at a global level was made in 1832. So that was the time when first EV mobility was made. In the year 1899, जो न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी जो सारी टैक्सीज थी, न्यूयॉर्क टैक्सीज, वो सारी EV में 1899 में आ चुकी थी. So the EV era started in 1832. उसके बाद पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रूड ऑयल, एंड तब से अगर आप देखोगे ग्लोबल लेवल पे क्रूड ऑयल का कंजम्पशन बढ़ा, और जैसे जैसे क्रूड वॉज फ्रीली अवेलेबल, ऑल दी लार्जर इकोनॉमीज बैक देन दे स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग क्रूड. सो उसके अंदर वी ऑल नो कि किसने सबसे ज़्यादा पैसे इसके अंदर बनाए हैं. सो EVs were there into the market, the technology was there, but abhi because all the larger economies they want to be self-sufficient, self-reliant. So जो crude की dependency है going forward, they want to reduce their crude dependency because $1 billion outflow हो रहा है, and especially for countries like India who are predominantly dependent on crude imports, we are losing out of our foreign cash. So from Indian economy standpoint, moving towards EV, it's surely benefiting. It is a good move, but the caveat over here is it is coming at a cost of what? So EVs जो है, we are reducing our dependency on crude. Of course it's good, but at the same time हम pollution जो है, we are not substituting the pollution. So green energy हम बोल रहे हैं, so solar use करके अगर हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटीज को अगर चार्ज कर रहे हैं, वेरी गुड, बट इफ वी टॉक अबाउट लिथियम, सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी डोंट नो हाउ डू वी रिसाइकल लिथियम. So at this point of for a decade or 2 decades to come in, we feel कि electric mobility is good, but what would be a challenging thing to know at this point of time is कि हम EVs को recycle करने के बारे में कैसे सोचें. So I believe for next decade or so EV is a good place to make money, but उसका जो recycling होगा, that is a new industry. We should actually be mindful of the fact कि हम we have to think कि हम लिथियम बैटरीज को या EV व्हीकल्स को हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं. बट EV स्पेस के अंदर जो EV बैटरीज है या उसकी जो ऑयल निकल रहे हैं, उसको एब्जॉर्प्शन करने का अभी हमारे पास वेरविदॉल नहीं है. व्हेन आई से हमारे पास, ना ही इंडिया के पास है, ना ही डेवलप्ड इकोनॉमीज के पास है. तो दिस इज़ अ चैलेंज, एंड ऑफ कोर्स चैलेंज कम्स विद अ सोल्यूशन, एंड दोज सोल्यूशंस आर अ $multi क्वेश्चंस, $multi इंडस्ट्री फॉर फ्यूचर. So I would maintain a status quotient at this point of time. From investors' wealth creation standpoint, EV space is good. Couple of larger EV mobilities are doing fine, especially from China. And I feel that in India as well there is
still a good amount of time, because the kind of an infrastructure that is required as well, although government is working towards it, but I believe that it is somewhere on a slower pace, considering the kind of an manufacturing and new variants being launched in terms of automobile as well. So I think from a longer term perspective, it will take a good amount of time. Absolutely, sir. But yes, that would be something which many people would be more comfortable with going forward. And I think so, I am a firm believer as well that if at all people are just going to be doing an traditional investment, even they are bored of it. एक टाइम बाद वो कहते हैं ना कि वो किक भी मिलनी चाहिए इन्वेस्टमेंट में, राइट? सो दैट्स व्हाट मेरे को सलमान खान की मूवी का आता है, वो किक नहीं मिल रही है यार। वो कुछ तो नया चाहिए यार, मतलब if at all we keep on going and just saying about the same thing कि आज ये म्यूचुअल फंड्स है, इक्विटीज है, so as a private wealth manager I believe that it's my prime responsibility that what new am I able to bring it to the table for clients, right? Like people who are having a good amount of investable surplus and they have already exhausted the kind of an exposure that they should be ideally taking in terms of traditional investments. So how do we actually try to generate a better alpha, right? So I think so that's where all these things in terms of unlisted or in terms of other avenues like AFs as you mentioned comes across, because these are the kind of assets which actually gives you better risk adjusted returns, and I think so over a period of time this may be able to add that extra alpha flavor to the overall portfolio, which is not possible with just the traditional equities, right? One more thing, Karan, I would like to add over here is nowadays people have been so much sophisticated and they are knowledge driven because आज सब कुछ available है, और जब से चैट जीपीटी आया है, whatever we as an advisor or an RM says, they have the first thing कि AI क्या बोल रहा है. So I guess the USP that Fintu is able to bring on the table is we have a proper rationale. Because see, of course I am not saying कि Fintu ने ही XYZ returns दिया है, आज Fintu है, कल कोई और होगा. But the reason a client have been with us, and I guess अपना persistency ratio is around 85-88%. So अगर हम 2 decades से ये इंडस्ट्री में है into the private wealth management, I feel what differentiate us is कि हम जो rationale दे रहे हैं clients को और जो unbiased approach है, and I believe कि this is the need of the hour, because आज हमारे से बड़े asset managers बैठे हैं इंडस्ट्री में, and when we are talking about global as well, there are biggies in this business. But the USP is, and what I've learned from the client is, Anish, मेरे को conviction दे. So पहले आज से 5-10 साल पहले ये नहीं होता था. People used to go with the sentiments. अरे इसने किया है, इसने बोला है, इसने डाला है, मैं डाल देता हूँ. अरे वो फंड मैनेजर मेरे को इतना रिटर्न दे रहा है. You used to feel कि एक rat race होती थी. रिटर्न ड्रिवन अप्रोच ज़्यादा था. अभी कैसा हो गया है ना, इट इज़ एन ओपन मार्केट नाउ, एंड एट द सेम टाइम इन्वेस्टर्स आर गोइंग विद द कन्विक्शन कि ये फंड मैनेजर की कन्विक्शन क्या है, ये एडवाइजर की कन्विक्शन क्या है, एंड इट इज़ मोर लाइक अ कन्विक्शन प्ले या रैशनल्स क्या है. आई बिलीव दैट इज़ अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर wherein people are able to believe us and our conviction, and I hope that we would always be a research driven, conviction driven fund managers. True. And that's what, when we also see now clients trying to ask us that what is the future growth or prospect that we see, rather than just taking a look at what the past performance is, which has been a tectonic shift in terms of ideology of the clients as well. Yes. Like पहले से वैसे था कि ये फंड ने 5 साल में इतना रिटर्न दिया है, then why not this fund? Why are you recommending the other things? Whereas now people are very well aware and they try to take a deeper look in terms of portfolios as well. Right. That what is the risk involved, and then in returns what are the returns we are expecting out of it. Right. Which I think so is happening over a period of time, but that's a good thing, because that's what will get our market more sophisticated in terms of global outlook as well. However, I think so one thing which we need to also understand in terms of how the markets might react, okay, is the war scenario. And it would be very injustice from our side if at all we don't talk about it, how soon it would get settled. So when we are talking about
these fight scenarios, I would say 2 साल पहले हम रशिया यूक्रेन का देख रहे थे. यूरोपियन यूनियन ने उनको सपोर्ट करा. वी हैव सीन यूरोपियन यूनियन, ऑल दी लार्जर इकोनॉमीज लाइक जर्मनी, फ्रांस, दे हैव सीन a stressful period for them. Energy prices have been shooting up, the oil prices have shooted, and later on they realize कि भाई EU को इसके अंदर नहीं पड़ना चाहिए, and अभी भी रशिया यूक्रेन चल रहा है. पीपल वर ऑफ द ओपिनियन कि यार हम लोग सैंक्शंस लगा के रशिया को हम लोग एक आउट ऑफ द कार्टेल कर देंगे, उसका ऑयल नहीं लेंगे, मनी फ्लो अटक जाएगा, रशिया शांत बढ़ जाएगा. Of lately, Karan, we need to understand, especially when US is nearing elections and there is a neck-to-neck going on between Iran and Israel. And ये भी इसको भी मोटा मोटी अगर ऑन एंड ऑफ देखे तो कोल्ड वॉर तो 1 साल से चल ही रहा है. आई गेस इसराइल तीनों साइड से फाइट कर रहा है. डू आई थिंक इसराइल और ईरान का हाइप होगा? आई पर्सनली फील एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ऑल्दो किसी को यूएस का बैकिंग है, किसी को जीसीसी का बैकिंग है या रशिया का बैकिंग है, द गुड पार्ट अबाउट इंडिया इज न्यूट्रल. एंड आई गेस मोस्ट ऑफ द नेशंस दे आर जस्ट सेइंग कि भाई हम इसको सपोर्ट करते हैं. हम इफ़ यू सी दे आर रिस्पेक्टिव इकनॉमीज का स्टेटमेंट्स ऑल्सो, इट इज़ मोर लाइक प्रोवोकिंग. सो प्रोवोक हर लोग कर रहे हैं, बट कैन Israel afford to go on a war with Iran full-fledged? And the other way around, can Iran afford to go on a war with Israel? Answer to that is no. Iran is not a nuclear power country, whereas Israel is. So because of the various United Nations के साथ एक ट्रीटी होती है जिसके भी पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स या वेपन्स होते हैं. So because it is a unilateral war, because इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है इसराइल के पास, whereas ईरान के पास नहीं है. So at any given point of time, अगर जो all the larger political parties of the developed nations they are saying कि इसके यो खाली धमकी देते रहते हैं, हम अगर जो इंडिया की भाषा में बात करें तो इसराइल अगर धमकी देता है मैं न्यूक्लियर वेपन करके आऊँगा, तो उसका जो ऑपोजिशन का अलाई बैठा है, टेक्निकली यू आर ब्रीचिंग द UN ट्रीटी. सो वो कभी नहीं होने वाला है. It's just for those investors who are not educated enough and those people, those institutional investors, ये एक fear का game कर रहे हैं. But if you see off lately सबको बहुत लग रहा था कि markets would take a beating, markets will increase the volatility. जो VIX index है US का, it was relatively stable. जो volatility हम लोग ने 4th और 5th of August को देखी थी when जापान का carry trade issue हुआ था, उतनी volatility पे गया ही नहीं था. So in my personal opinion, I would believe कि ये वॉर छोटे मोटे जो है यहाँ से इतने अटैक्स कर दिए, ये ड्रोन अटैक्स कर दिए, वो होते रहेंगे. बट हाँ, द थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर इज क्लाइंट्स को एडिक्वेट हैंड होल्डिंग या पास ऑफ इंफॉर्मेशन अगर जो होगा. सो जो इनिशियली पैनिक सेलिंग होती थी या पैनिक बाइंग होती थी ऑन वेरियस इंस्टेंसेस, तो वो अभी नहीं होती है सर. क्लाइंट्स आर लाइक अनीश दिस इज नथिंग न्यू. सो दिस इज माई सबमिशन सर कि ये लड़ाई चलती रहेगी. एक्चुअली द थिंग इज, इंडिया में अगर बात करें आज से 10 साल पहले जब ये स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी, इंडिया में बहुत सारा होता था सर, टेररिस्ट अटैक्स. एंड सी वी बीइंग एन इंडियन, आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल विल बिलीव कि इंडिया ऑन अ डेली बेसिस जो POK का इश्यूज होता था, वी हैव लॉस्ट सो मेनी ऑफ आवर ब्रेव सोल्जर्स, तब सब लोगों ने नहीं पॉइंट आउट करा. तो सिमिलरली आई वुड से कि जो इंडिया ने बहुत साल पहले फेस करा था, इंडिया मार्केट्स वर ऑल्सो टेकिंग द बीटिंग, बट ग्लोबल लेवल पे कोई असिस्ट करने नहीं आता था अभी. सो सिमिलरली आई फील ये उसका ही एक मिनिएचर वर्जन है जो हो रहा है. एंड नोबडी विल एक्चुअली बी अ पार्टी टू इट. पीपल विल जस्ट स्टैंड एंड सपोर्ट, हाँ मैं हूँ. और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन द डेवलप्ड इकोनॉमी स्टेज, सर नोबडी कैन अफोर्ड गोइंग ऑन अ फुल फ्लेज्ड वॉर. So considering all these things and amidst all these geopolitical tensions and a lot of factors to be considering, how do you think a client should be investing in terms of global markets? And I would also like to understand that how Fintu could assist them to do it in a better way. जो अपना कोर प्रपोजिशन है करण कि फिंटू का कोर क्या है, एडवाइजरी ड्रिवन अप्रोच. वी आर नॉट इनटू अ डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, जस्ट दैट. तो सर when we are approaching a client, or rather the other way around, when actually clients are approaching us now, they are seeing us as a think tank कि यार
अनिश करण मेरे पास इतना पैसा है, दीज आर माई फ्यूचर गोल्स। तो सर हमारा जो कॉन्सेप्ट है फिंटू का, विच यू आर अवेयर, जो हमारा बाइबल है, वी स्टार्ट आवर प्रोसेस विथ फिनेंशियल प्लानिंग कि सर पहले तो आप हमको पूरा आपका इनकम स्ट्रीम्स बताओ, आपका विजन क्या है व्हेन इट कम्स टू वेल्थ मैनेजमेंट, बिकॉज दिस इज़ अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड कॉन्शियस कॉल दैट वी एज अ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टेकन कि हमको डिस्ट्रीब्यूशन या खुद पैसे बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। वॉट इज़ राइट फॉर द क्लाइंट वी विल सर्व द क्लाइंट विथ। सो जब क्लाइंट हमारे पास इनिशियल हम डूडल करते हैं, डेटा एक्सट्रैक्शन करते हैं, वी एक्चुअली कम अप विथ उसका कैश फ्लो मैनेजमेंट कि उसका सैलरी से कितना पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स या रेंटल इनकम कितना है। भले इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास ना हो, फिंटू के इकोसिस्टम से बाहर हो, बट वी अंडरस्टैंड कि वहाँ से उनको कितना इनकम जनरेट हो रही है। सो हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है ऑफ डेटा अक्मुलेशन, दैट इज़ वेरी मच सॉलिड, स्ट्रॉन्ग, रोबोस्ट, एंड नाउ वी आर एक्चुअली गोइंग इनटू एडवाइजरी, जो अपना AI ड्रिवन एडवाइजरी है। सो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ ह्यूमन ड्रिवन एडवाइजरी। नाउ वी आर स्लोली शिफ्टिंग टू अ AI ड्रिवन एडवाइजरी। सो ये सब जो इनिशियली डेटा एक्सट्रैक्शन होता है, एंड आई वुड ऑल्सो गिव वार्म रिगार्ड्स एंड आई वुड एक्चुअली सल्यूट आवर IT टीम जिन्होंने पोर्टल ऐसा बनाया है कि जो डेटा एक्सट्रैक्शन भले फिंटू के इकोसिस्टम से बाहर हो, we are able to extract it for resident Indians. Of course, we are trying it for other geographies as well, but जो डेटा एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं वो हमारा बिगनिंग पॉइंट है, एंड देन वहाँ से हमारी क्लाइंट की वेल्थ जर्नी शुरू होती है कि सर आपको इतना इतना पैसा ये टाइम पे लगने वाला है, आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इतना कॉर्पस चाहिए रहेगा। वहाँ से हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, बैक कैलकुलेशन, सर ये आपकी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ है, आपको इतना एक्विटी ड्रिवन एडवाइजरी में डालना है, इंडियन एक्वाइटी में। इफ़ यू सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर स्पेशलाइजिंग इनटू एक्विटी एडवाइजरी एंड ग्लोबल एडवाइजरी, बिकॉज म्यूचुअल फंड इज समथिंग कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को पता है म्यूचुअल फंड क्या है। SIP ड्रिवन, वी आर सीइंग एवरी मंथ कि इंडिया की SIP बुक कितने 1000 करोड़ से बढ़ गई है। सो दैट इज़ नॉट समथिंग वहाँ पे ब्रेन्स लगाने पड़ रहे हैं। सो हमारा जो कोर है ना कि वी आर वैल्यू ड्रिवन, ग्रोथ कहाँ पे है ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, क्लाइंट को रैशनल्स देना। सो वहाँ से जो हमारी जर्नी शुरू होती है, एंड ऑफ लेटली आई पर्सनली हैव रियलाइज कि क्लाइंट्स को वो रैशनल, वो नॉलेज जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है रादर देन हम उसको एक सेल्स पिच करें या उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स बता दें। सो ये एक जो इकोसिस्टम आपने, मैंने और बाकी स्टेक होल्डर्स ने बनाया है, आई फील कि जो हाई टेक विथ हाई टच, कि यार क्लाइंट का कॉल आपको आया, क्लाइंट को कॉल मेरे को आया, यार अनीश इतना मेरे को डिविडेंड मिला है, इतना मेरे को एक्स्ट्रा बोनसेस मिला है, क्या करूं? आई थिंक सो डेटा एक्सट्रैक्शन एंड द ओवरऑल प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई बिलीव दैट अ क्लाइंट should always invest in market with a perspective of reaching some goal. Absolutely. If at all they are not attaching a goal to any of the investment, may it be their savings account balance or gold or real estate or for that matter global markets as well, if at all there are no goals attached to it, then they may not be able to actually quantify whether their performance has been good or bad. So when there is a goal, obviously there is a timeline, and as per the timelines we understand that how much risk we should be taking in. So I think so that actually helps a client to take a better or a learned decision. And one thing which I keep on sharing with my clients specifically is that there is a concept of core portfolio and satellite portfolio. Absolutely. So that's something that every client has been very much welcoming for that matter. So just for everyone's benefit, I would like to just highlight it that a person should firstly understand that how much he can invest as per his investable surplus and try to attach his goals towards the core portfolio, which is less volatile. So just to answer the same thing, that how much should someone invest into global markets? So I think so that along with few other risky investment like AIF and all would form a part of the satellite portfolio. Yes. Right, and satellite portfolio is something which once you have taken good care of the overall core portfolio, you are rest assured that all the goals are being taken care of. That's when you move on to the satellite portfolio. जो हमारी USP है एडवाइजरी ड्रिवन अप्रोच, कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाना,
I guess that is a differentiating factor, and I guess clients are actually loving it. Yes. And that helps us also to have a better asset allocation for client. That's when we are able to quantify how much should be in equities, mutual funds, how much life insurance, health insurance is required, how much to invest into direct equities, unlisted globals, or for that matter PMSs and AIF, right? So that actually makes a difference where we as Fintu are able to provide with each and everything available in the market with the expertise that we hold and the market experience. So I think so that's somewhere True wealth management, right? that's what we are here for. People call it as a family office service. Definitely. An individual single family office service, but I guess we are doing it in a different manner. We are a small boutique private wealth management organization. Definitely, and we hope we continue to do the same. Of course. Perfect, Anishji. I think so. I would really like to thank you for the kind of time you have been able to spare off for our discussion, and I hope that our investors would also get some key takeaways from this, where they would be able to have their perspective differently in terms of investments. Of course. Right. Thanks, Karan, for your time. Thank you.